हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 के कोर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर, ताकि जो है आपको ये पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है और किन प्रश्नों के उत्तर जो है आप तैयार कर जाएंगे तो परीक्षा में जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी और परीक्षा के सभी प्रश्नों का हल जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे सिलेबस को, जो कि आपको शॉर्ट हैंड टाइप से मैं आपको लिख के बताया हूं यहाँ पे, जिसमें आपको पढ़ना था सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए, अमेरिका के इतिहास को आपको पढ़ना था, जो कि 1865 से लेकर 1945 तक जो है। ठीक है, अब इसमें कोर्स में जो है मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक के आधार पर आपको कौन कौन से चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी थी। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वह है हमारा इमरजेंस ऑफ यूएसए एज एन एम्पेरियल पावर, स्पेनिश वार। देखिए, जो हमारा अमेरिका स्पेन युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है कि अमेरिका स्पेन युद्ध के पीछे कौन कौन से कारण थे, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरा है हमारा थियोडोर रूजवेल्ट, तीसरा है विलियम होवार्ड टैफ्ट, चौथा है वुड्रो विल्सन। ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और इनकी उपलब्धियां, इनकी गृह नीति कहने का मतलब क्या है कि अपने क्षेत्र पर रहकर अपने देश के अंदर जो है इन लोगों ने सुधार व्यवस्था करने के लिए या फिर उनको अपने देश को विकास करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद विदेश नीति को समझना है। विदेश नीति कहने का मतलब वे विदेशों से अपने तालमेल बनाने के लिए, अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करते थे, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड नंबर तो विलियम होवार्ड टैफ्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर है वुड्रो विल्सन। अब यहाँ पे जो है दोस्तों वुड्रो विल्सन से संबंधित 2-3 प्रश्न आते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी आपको क्या क्या इन टॉपिक्स में पढ़ना है। अभी तो आप समझ रहे हैं कि ये टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे तरीका से तैयार कर लेनी है। अगला है इकोनॉमिक डिप्रेशंस। ठीक है, अब इसमें जो है आपको पढ़ना है कि आर्थिक मंदी जो आई थी, कहाँ पे आई थी, अमेरिका में आई थी, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी सभी प्रश्नों को देखेंगे, अभी कोर्स को केवल देख रहे हैं। ठीक है, अब एफ.डी. रूजवेल्ट, जिनका पूरा नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, अब जो है इनकी न्यू डील नीति और फॉरेन पॉलिसी जो है इसके बारे में पढ़ना है। अगला है जो 7वें नंबर पर है आपका यूएसए एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए यानी अमेरिका की क्या भूमिका थी, या उस समय जो राष्ट्रपति थे यहाँ पे उनका क्या भूमिका था, ये सभी चीज़ों का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपको तो पढ़ने ही पढ़ने थे। अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न जो है आप अच्छे तरीके से रेडी कर लें और एग्जाम के लिए कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। क्योंकि जो है दोस्तों हमारे पास समय का अभाव होता है तो हम उन प्रश्नों की ओर भागते हैं जो प्रश्न सही मायने में हमारे एग्जाम में आने वाले होते हैं, जो प्रेडिक्ट हम लोगों ने किया जाता है, हम लोगों के द्वारा किया जाता है, वही सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर लाया हूँ। ये मेरे अनुभव के अनुसार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के अनुसार, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार जो है रिपीटेड फॉर्मेट में होते हैं। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को आप पढ़कर जा सकते हैं कि यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पेपर में आए, इस तरीके से मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इस क्वेश्चन को रेडी किया है। आप मुझ पर भरोसा कर इस प्रश्नों के जो है इन सभी प्रश्नों के हल को देख कर जाएं, समझ कर जाएं, रेडी कर जाएं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर, और इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है आपका थियोडोर रूजवेल्ट से है, जिसके बारे में आपको सिलेबस में दिया गया था। अब थियोडोर रूजवेल्ट जो थे उनके बारे में क्या क्या पढ़नी है आपको। सबसे पहली चीज, अगर आप थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी गृह नीति को पढ़ें, उनकी विदेश नीति को पढ़ें और उनकी उपलब्धियों को पढ़ें। देखिए, अब यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई बच्चे विदेश नीति को और गृह नीति को तो पढ़ लेते हैं और फिर उपलब्धि के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं करनी है आपको। देखिए, जो उन्होंने गृह नीति लाई, यानी उन्होंने जो पॉलिसीज लाई, वही सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पे करनी थी ना। मतलब उनकी पॉलिसी ही तो बता रहे हैं, चाहे उनकी नीति को बताओ तो वही उनकी उपलब्धि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है हमारा जो नंबर 2 है विलियम होवार्ड के बारे में, जिससे विलियम होवार्ड टैफ्ट की उपलब्धियां अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनकी उपलब्धियों के बारे में आप पढ़ लेंगे। एक बात और दोस्तों, हमने इन सभी टॉपिक्स के वीडियोस जो है प्रीवियस कई मंथ पहले ही जो है अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है, और उन सभी वीडियो को देखकर भी आप अपने सभी प्रश्नों के जो है हल या फिर सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और ऊपर जो है आई बटन पर जो है आपको मैं दे दूंगा इसका डायरेक्ट लिंक, उससे भी आप टैप कर जो है डायरेक्ट उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न जो मैंने यहाँ पर रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस प्रश्न को पढ़कर ही
ही जाएं अपने एग्जाम में। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका थी। देखिए इस सवाल को ऐसे भी घुमा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में वुडरो विल्सन की क्या भूमिका थी। देखिए वुडरो विल्सन जो थे जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब चलिए यहाँ पे एक सवाल, मैं हमेशा सवाल और जवाबों से खेलना पसंद करता हूँ, तो चलिए एक सवाल आपके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप करते हुए चाहता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत बताने के साथ साथ आप इसके अंत को भी बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, इसलिए मैंने अलग से इसमें नंबर नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे ये तीनों प्रश्न थे और एक ही से रिलेटेड थे, तो इसमें जो है आप गृह नीति और विदेश नीति भी पढ़ लेते हैं तो उपलब्धि इजीली कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। तो थर्ड नंबर आपको समझ में आया, वुडरो विल्सन की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में या फिर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका, सेम चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ नंबर यहां पे दिख रहा है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन। ये पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कुछ बिंदुओं को जो है आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। जैसे पेरिस शांति सम्मेलन क्या थी, क्यों हुई, कब हुई, इसमें कितने देशों ने भाग लिया। जब कोई सम्मेलन होता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति या फिर एक देश शामिल नहीं होता है, वहाँ पे कई सारे देश शामिल होते हैं। कितने देशों ने भाग लिया, इसके क्या उद्देश्य थे, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़कर जाना है। और ये भी इस चैनल में जो है इसका प्लेलिस्ट के माध्यम से इस टॉपिक पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप पेरिस शांति सम्मेलन को बिना रटे केवल अपने दिमाग और केवल अपने मन और मस्तिष्क को जो है एक कंसंट्रेट करके जो है सिर्फ कुछ बिंदुओं को समझकर जो है आप आसानी से इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु बनाए हैं जो अधिकतर 5 नंबर के प्रश्न में भी आते हैं, कई बार 15 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर के लिए ही रेडी करना, आप लॉन्ग टर्म के लिए हर एक प्रश्नों को रेडी करें ताकि शॉर्ट टर्म में यदि वो प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें वुडरो विल्सन के 14 सूत्र, तो 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था ये भी आ सकता है 1 नंबर के सवाल में, या फिर 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था ये भी आ सकता है 1 नंबर के सवाल में। तो वुडरो विल्सन, तो वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्र थे ये आप अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे। मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार जो है ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए एग्जाम में आए ना आए, यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छे अंक आए और यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम के सभी प्रश्नों को आपको हल करना पड़े या फिर एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आप सिर्फ मेन पॉइंट्स को पढ़कर या मेन क्वेश्चन को पढ़कर ही एग्जाम हॉल में जाएंगे। यदि आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले तो ये ख्वाब या फिर ये सोच होनी चाहिए कि आपको जो है सिलेबस से रिलेटेड जितने भी सभी टॉपिक्स हैं सबको जो है रीड करना है। अब कुछ चीज़ों का आप छोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोड़ते हैं, कैसे जो है प्रेडिक्ट करते भी हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं, जबकि 1-2 सवाल छोड़कर भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आपसे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। अगला है वर्साई की संधि। अब ये वर्साई की संधि क्या है इसके बारे में भी पढ़ना है, ये भी 5 नंबर के सवाल में आ सकता है। और मैंने पहले बताया है आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए रेडी करना है। ये 22 शर्तें यदि 15-20 ये सारे नंबर में आ जाएं, अंकों में आ जाएं, तो आप कैसे हल करेंगे। इसलिए शॉर्ट टर्म ना कर लॉन्ग टर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म से आप शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आगे हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन यहां बनता है वो है अमेरिका की आर्थिक मंदी के कारणों का वर्णन करें। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इसमें कोताही ना बरतें, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद है दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की विदेश नीति। अब यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी गृह नीति को भी पढ़ सकते हैं। गृह नीति और विदेश नीति यदि आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपको उपलब्धि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी को जो है आप वहां पे कुछ भी 1-2 पॉइंट्स को इधर उधर करके लिख देंगे तो आपको जो है अच्छे अंक मिल सकते हैं। उसके बाद है न्यू डील नीति जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ही थी। इसने जो न्यू डील नीति लाई थी वो क्या थी, इसमें क्या क्या चीज़ों को जो है बल दिया गया था, इसकी विशेषताएं क्या थी, ये सभी वीडियोस पर जो है मैंने आपको बताया है। प्लेलिस्ट जो है मैं लास्ट में भी आपको दे दूंगा, जहां पर मुझे जो है हमारे जहां पे बैनर दिख रहा होगा वहां पे प्लेलिस्ट का बैनर पे आप टैप करेंगे तो वहां पे उसको एंट्री करने का जो है एक ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट आपको ले जाएगा हमारे स्कोर 9 के प्लेलिस्ट पर। ठीक है, तो अगला जो है हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7th है वह है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका का वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका थी, उन सभी चीज़ों को जो है आप अच्छे तरीका से पढ़कर जाएंगे। और 8th नंबर में जो हमारा है, जो कि लास्ट मैंने रखा है इसको, अमेरिका स्पेन युद्ध के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा समझ जाते हैं कि आप जो है थोड़ा सा
कि किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपको सभी प्रश्नों को ना पढ़कर कुछ कुछ चीज़ों को यदि छोड़ना हो तो आप कैसे छोड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या जो है अपने एग्जाम के समय या अपने परीक्षा या फिर पढ़ने के समय मैं कौन सी पॉलिसी अपनाता हूँ बताता हूँ, मेरी भी अपनी नीतियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम 6 नंबर पर आते हैं, यहाँ देखिए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यहाँ पे 2 जो है पॉइंट है, एक है फॉरेन पॉलिसी, एक है न्यू डील। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे, लगभग 2 से 3 साल को उठाएंगे, यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद देखेंगे कि अभी आपका यदि सेशन है, मान लेते हैं 2020 से 23, ठीक है, यदि आपका सेशन है 20 से 23 तो इसके ठीक 3 साल के पीछे को अगर आप उठाते हैं, यानी 22 तक का, 21 तक का और 20 तक का, ठीक है, इसके 3 ईयर को पीछे आप कर ही लेंगे। तो जैसे 19 से 20 हो गया, 18 से 21 हो गया, 19 से 22 हो गया, ठीक है, 18 से 21 हो गया, 17 से 20 हो, ये सब उठा लिए। उसके बाद जो अल्टरनेट तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको जो है आप छोड़ेंगे और ठीक इसके पीछे कौन सा क्वेश्चन पेपर है उसको उठाएंगे आप। अब उस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि इसमें जिसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है, उसका कौन सा सवाल जो है आया हुआ है और वही सवाल जो है आपको रेडी करनी। मतलब ये साल जो प्रीवियस ईयर जो आया है ना, कई बार ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर आया है तो उसको छोड़कर दूसरा पॉइंट देता है, इसलिए ये चीज आप अपना सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिसमें केवल एक बिंदु आपको दिख रहा है, जैसे 5 नंबर में यहां पे देखिए इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, आर्थिक मंदी, तो इसमें कोई कोताही नहीं बरतना है, एक ही पॉइंट है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरीके से जो है आप भी अनुशंसा या फिर आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको आप रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीका से ये सभी प्रश्न आपके लिए मैंने बनाया था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और आगे जो है हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कल के एग्जाम के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे तरीके से एग्जाम लिखें, ठीक है। और एग्जाम में जो भी सारी सामग्रियां जिस भी तरह के ज़रूरत हैं, चाहे वो कलम हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, जो भी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से अपने पास रखेंगे और जो है दोस्तों अच्छे तरीके से एकदम वेल मैनर के साथ डिसिप्लिन वे में आप एग्जाम देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।